नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना वाले दिन से पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। वहीं पुलिस को इनकी लोकेशन हाथ लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया और एनकाउंटर को लेकर पुलिस मुख्यालय में बड़ी मीटिंग भी हुई है। और इस मीटिंग में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा पर गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पे जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। शीघ्र अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी, बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक, प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाई जाएगी। कहां पर गोली लगी है? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, मौके पे पहुंच के फिर आगे की सूचना बता पाएंगे। हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है? कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है।
एनकाउंटर हुआ है जो रामगोपाल मिश्रा के मतलब जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, और उसके साथ एक साथी के एनकाउंटर हुई है, क्या कहेंगे? जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर, जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, इसमें जो है उसके साथ में दर्द ऐसी चीज दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। क्या उपचुनाव में साथ में चुनाव लड़ेंगे? मिलकर जमदारी के भाजपा बनाएंगे 10 से। बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरा फेल्योर था। और उसके बाद कई घंटे तक बहराइच में आगजनी होती रही। वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया। कस करके वहां पर आग लगी और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं। तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी गई और पुलिस के अभाव के कारण से ये हिंसा घटना वहां पर हुई। इसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था। प्रशांत सर, ये बहराइच में जो घटना हुई थी मूर्ति विसर्जन के बाद, इस समय उसमें क्या हुआ, घटना में क्या इसमें है जानकारी? वो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई थी, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसको लेके बाद में इस संबंध में FIR भी दर्ज की गई थी। और आज जो है उस जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी, जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहां लोगों ने, अभियुक्तों में दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद सलीम है, ये घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत वाइट SP बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी, उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और पहले दिन जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है। और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश नजर आती है, तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। सर, इसमें एक ये बात आ रही थी कि शायद ये कहीं भागने की फिराक में थे, जिसकी वजह से पुलिस के साथ में इनका क्लैश हुआ, ऐसा भी कुछ था? कुछ ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था। तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे, उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को? अभी ये प्रारंभिक सूचना है और जैसा मैंने बताया, SP बहराइच के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड
प्रेस को ब्रीफिंग तत्काल की जाएगी। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। और गोरखपुर में ठेकेदार ने अपनी दबंगई दिखाते हुए सड़क को जेसीबी की मदद से उखाड़ दिया है, और इस घटना के बाद पार्षद ने सड़क का निरीक्षण कर नगर आयुक्त को मामले से अवगत करवा दिया है, जिसके बाद नगर आयुक्त ने सख्ती दिखाते हुए मुख्य अभियंता को जांच के निर्देश दे दिए हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। कि अभी माननीय पार्षद जी ने कल हमें इसकी जानकारी दी, और जानकारी प्राप्त होने के बाद चूँकि उसमें 2-3 कार्यदायी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, जैसे जल निगम भी एक कार्यदायी संस्था है, वहाँ पे सीवर के विषय में भी बात हो रही थी, दूसरा नगर निगम का है, तीसरा वहाँ पे पीडब्ल्यूडी भी एक नई कार्यदायी संस्था प्रकाश में आई है, और चौथी जीडीए। तो 4 अलग अलग कार्यदायी संस्थाएं हैं। उन कार्यदायी संस्थाओं से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से हमने रिपोर्ट मांगी है, और मुख्य अभियंता को हमने इसकी जिम्मेदारी दी है, और आज उनके द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। तो सारे तथ्यों को तथ्यात्मक आख्या देकर जो भी अगर वो नगर निगम कार्यदायी संस्था के द्वारा हुआ है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर नगर निगम के अतिरिक्त जल निगम या जीडीए या पीडब्ल्यूडी के द्वारा हुआ है तो संबंधित के लिए भी हम मंडलायुक्त महोदय को निर्देश आग्रह करेंगे कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं पे कार्रवाई करें। गोरखपुर के दिग्विजय नगर कॉलोनी में एक सड़क को 6 महीने के बाद दोबारा जो है उसका टेंडर कर दिया जाता है, और टेंडर करने के बाद जो है उसको पूरी तरीके से सड़क उखाड़ दिया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाएगी, और भ्रष्टाचार कहीं भी होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि गोरखपुर के दिग्विजय नगर कॉलोनी में जो 24 यानी कि फरवरी 2024 में एक टेंडर होता है, टेंडर के बाद सड़क निर्माण हो जाता है, उसके बाद 6 महीना बीतने के बाद ही उस सड़क को पूरी तरीके से उखाड़ दिया जाता है, और उखाड़ कर उसके मलबा को एक ही रात में गायब कर दिया जाता है। फिलहाल इसकी जांच के लिए जो है नगर आयुक्त ने एक कमेटी गठित कर दी है। आपको बताते चलें कि पार्षद, इस एरिया के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने एक कंप्लेन किया, और कंप्लेन के बाद पूरी तरीके से इस पे जांच शुरू हो गई। फिलहाल जांच होने के बाद ही निर्णय होगा कि इस सड़क पे कब तक निर्माण होगा। फिलहाल यहाँ की जनता इसको लेकर काफी आक्रोशित है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और लखनऊ में राष्ट्रीय कुली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में सभी राज्यों के कुली नेताओं ने शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम में कुली नेताओं ने कुलियों के लिए मुफ्त में इलाज, हेल्थ कार्ड जैसे तमाम सुविधाओं के लिए मांग भी की है, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आयोजक राम सुरेश यादव से खास बातचीत की है। ये बातचीत देख लेते हैं। आम लोगों का इस रेलवे स्टेशनों पर बोझ उठाने वाले कुली खुद अपने बोझ के लिए परेशान है। अब लगातार उनको रेल मंत्री लालू जब थे तो लालू यादव ने जो है लोगों को पक्की नौकरी देने का काम शुरू किया था, और चला भी था, तमाम लोगों को नौकरी मिली भी। लेकिन उसके बाद से उनके हटने के बाद ये काम बंद हो गया, और तब से कुली जो है पक्की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि जो है लोकसभा के जो नेता विरोधी दल राहुल गांधी भी कुलियों से मिले थे, उन्होंने भी इनकी बातें शेयर की थी, और तमाम बातें रखी गई। अब स्थिति क्या है, देश भर के कुली, आज मैं अपने देख रहा हूं कि पूरे देश भर के हर राज्य से कुली संगठन के लोग आए हुए हैं, और लखनऊ में आकर के ये नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर एकत्रित होकर के इन्होंने बीड़ा उठाया है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक इनका जो है विरोध प्रदर्शन चालू रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी बात कौन नहीं सुन रहा है और क्या इनके साथ हो रहा है। मैं उन्हीं के नेता राम सुरेश यादव जी है, मैं इनसे जानना चाहूँ क्या है, बताइए। सर जी देखिए, ये जो आप सामने बैठक देख रहे हैं, ये पूरे भारत के वो लोग हैं, कुलियों के प्रतिनिधि लोग हैं। आज मैंने लखनऊ में इन लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया था कि जिस तरीके से सरकार निजीकरण व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है और आधुनिकीकरण को व्यवस्था दे रही है, उसमें हम लोग कहाँ हैं
ये हम सरकार से जानना चाह रहे हैं कि सरकार इस पे कुछ विचार करे। सरकार कहती है कि गरीबों की सरकार है, तो देश के अंदर अगर देखा जाए तो एक कुली जो है एक रजिस्टर्ड मजदूर है और ये इस समाज की आखिरी पंक्ति पे बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं कि हमारी समस्या को रेल मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई नहीं जानता है। हम लगातार इस बात को बराबर कहते आ रहे हैं कि हमारा रोजगार खत्म हो चुका है, हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था तय किया जाए। पिछली बार सरकारों ने ग्रुप डी की व्यवस्था लाई थी। हम यही चाह रहे हैं कि इस बार भी इस पॉलिसी को एक बार फिर से जनरेट कर दिया जाए, क्योंकि जो सुविधाएं सरकार के द्वारा बढ़ाई जाती है वो हमारे लोगों को मिल नहीं पाता है और आने वाली जो सुविधाएं होंगी वो किसी काम की नहीं होंगी। उसका कारण है कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे डिब्बे का मॉडिफाइड करना, आपने देखा होगा इकोनॉमिक कोच लगाया गया है, उसके अंदर लगेज ले नहीं जा सकते हैं। शताब्दी ट्रेनों में लगेज जा नहीं सकती है, डबल डेकर ट्रेनों में जा नहीं सकती, ऐसी तमाम सारी ट्रेनों जिससे लगेज जा ही नहीं सकता है। तो इन कुलियों को सुविधा दे करके जिंदा रख के क्या मतलब निकलेगा। इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि एक बार जिस तरीके से 2008 में पॉलिसी ला करके कुलियों को परमानेंट एम्प्लॉय किया गया था, उसी तरीके से सरकार रेलवे में नौकरी देने का काम करे। देखिए, लालू यादव जब लाए थे 2000 पॉलिसी, तो उसके बाद तमाम नौकरी की, कुछ लोग नौकरी छोड़ भी दी, को कहा गया इसमें कोई कमियां हैं। लेकिन ऐसी क्या बात आप चाहते हैं सरकार ऐसी स्कीम लाए, बड़े बड़े दावे करें, तो मोदी भी लगातार आप लोग बात कर रहे थे और नीची पंक्ति के लोग बात की जाए, नौकरी देने की बात की जाए, तो कुलियों के साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? सर ये एक बात बता दें, सरकार के आंकड़ा गलत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सरकार का आंकड़ा गलत है। हमारे यहाँ पर 500 कुली काम करने वाले थे। मैं अपने स्टेशन की बात कर रहा हूँ, लखनऊ का, जिसमें से 500 कुलियों में से हमारे यहाँ 244 कुली आज परमानेंट टाइम में, और लौट करके आने वाले कुलियों की संख्या 5 है। आप देख लीजिए उसको उठा करके। पूरे देश के अंदर अगर एक आंकड़ा निकाला जाए तो मुश्किल से 5% लोग भी वापस नहीं आए हैं। सरकार अनाप शनाप जवाब देती है, ये गलत बात है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, विरोध सरकार अगर मान लेती है तो उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मेरे साथ गलत मेरा माँ बाप करेगा तो मैं चिल्लाऊंगा कि मेरा माँ बाप गलत कर रहा है। अगर सरकारें मेरे साथ गलत करेगी तो मैं चिल्लाऊंगा सरकार गलत काम कर रही है। अब सरकार उसको एंटी नजर से देखने लगे, अदरवाइज नजर से देखने, तो ये गलत बात है। मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, मेरी आवाज को सरकार सुने। अगर सरकार के द्वारा पेश किया आंकड़ा कि 2008 में कुली बड़ी मात्रा में वापस आए हैं तो सरकार नौकरी ना दे, लेकिन आंकड़ा तो पेश करे, जो गलत आंकड़े उसको न दिखाए। हम बता रहे हैं ना, लखनऊ में 500 में से 250 लोग गए, 250 लोग काम कर रहे हैं, तो फिर कहां वापसी है? वापसी बहुत कम मात्रा में है। और तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ये तमाम सारी चीजें स्टेशनों पर व्यवस्थाएं नहीं थी, तब ट्रेनों का मॉडिफाई नहीं हुआ था। आज की डेट में बहुत सारी चीजें मॉडिफाइड कर दिया गया, आधुनिक सुविधाएं ला दी गई। टेंडर स्कीम के तहत कुलियों को काम दूसरे नीली वर्दी वालों को दिया जा रहा है। अब बताइए, एक स्टेशन पर 2 आदमी काम कर सकता है? एक ही काम को 2 आदमी कैसे काम कर सकता है? आप एक जगह तय करो, काम तय करो कि नीली वर्दी वाला काम क्या करेगा। हम कह रहे हैं, हम वर्षों से आपके भर्ती प्रक्रिया से लाए हुए कुली लोग हैं, टेंडर स्कीम से लाए हुए लोग नहीं हैं। आप भर्ती प्रक्रिया के हिसाब से जिस तरीके से पूर्व में सरकारों ने 2008 में स्कीम ला करके, पॉलिसी ला करके एम्प्लॉय किया था, उसी तरीके से एक बार फिर एम्प्लॉय कर दो, कहानी खत्म हो जाए। देश के स्टेशन को चाहे प्राइवेट में दे दो या जिस निजी क्रम दे दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, राहुल गांधी से भी आप लोग मिले थे, वो नेता विरोधी दल हैं, और जो है अभी संजय सिंह आए थे सांसद, उनसे भी आप लोग मिले, तो इन लोगों ने क्या भरोसा दिया आपको? देखिए, हम राहुल गांधी से मिलकर आए हैं। राहुल गांधी जी ने भी अपनी ड्राफ्टिंग भेजी रेलवे बोर्ड को। हम संजय सिंह से मिले, संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर उठाया। सोफिया खान से मिले, उन्होंने भी लोकसभा के अंदर अपनी बात। मैं पहले भी यही बात कह रहा हूं कि सरकार गलत आंकड़ा पेश करती है। जब उसके सवाल को जवाब दिया जाता है तो गलत बातें करती कि ये लोग नौकरी से वापस चले हैं, अब इनको नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं फिर वही 2008 में ना ये टेक्नोलॉजी थी और ना ही निजीकरण व्यवस्था थी। आज आपने नई टेक्नोलॉजी लाई, देश के अंदर रेलवे का विकास हो रहा है। हम कह रहे हैं इस विकास में मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर मेरा विकास नहीं होगा तो मेरे बच्चे कहां पढ़ेंगे, मेरी बीबी को क्या मिलेगा खाने के लिए, मेरा परिवार कैसे खाएगा, मेरे माँ बाप का इलाज कैसे होगा। सरकार इन गरीबों के बारे में तो सोचे। जो लोग बरसों से इन स्टेशनों की शान बने हुआ करते थे, आज भूखमरी के कगार पर हैं, और आप कहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों के लिए है। देखिए, तो सीधी सी बात है कि इनका राम सुरेश का कहना है कि जो सरकार है लगातार गलत आंकड़े दे रही है। बहुत कम संख्या में कुली आए, वो 0.5% केवल हैं कि जो वापस आए हैं। वे चाहते हैं 2008 की पॉलिसी फिर लागू की जाए। अब सरकार कितना इनकी बात सुनती है समय बताएगा, लेकिन लगातार देश भर के कुली संघर्षरत हैं और इनके प्रतिनिधि लखनऊ में आकर के साबित हो गया है कि ये अपनी मांग को लेकर के एकजुट हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि जाते हैं स्टेशनों पर, ये लगातार उनसे अपनी समस्याएं भी रख रहे हैं। करा प्रसाद यार के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर है, 27 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। PCS प्री परीक्षा 7 या 8 दिसंबर को संभावित है। अब
यूपी लोक सेवा आयोग ने यह परीक्षा स्थगित कर दी है। मानक के अनुरूप नहीं मिले थे परीक्षा केंद्र, जिस वजह से यह फैसला लेना पड़ा है, परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं। हालांकि इस पर काम चल रहा है। 27 अक्टूबर को यह परीक्षा होनी थी, जिसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पीसीएस पीडी परीक्षा 7 या 8 दिसंबर को संभावित मानी जा रही है। और वही शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने शबाब पर होता है और अब जो चांदनी है उसकी वो हर जगह देखने को मिलती है। और इसी धवल चांदनी रात में ताजमहल देखने के लिए भीड़ भी देखने को मिली है। दरअसल ताजमहल सफेद संगमरमर का बना हुआ है, लिहाजा चांदनी रात में ताजमहल और ज्यादा आकर्षित लगता है। धवल चांदनी में बड़ी तादाद में टूरिस्ट ताजमहल को देखने के लिए पहुंचते हैं। और अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ विश्वविद्यालय में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। छात्र संघ बहाली के लिए हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। घटना के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुआ। केरल गवर्नर का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में डर का माहौल हुआ खत्म। जम्मू में चुनाव के बाद सरकार बनने से बाहरी दखल खत्म होगा। लखनऊ में ग्राम पंचायत समुद्र सेन सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिंदा बिहारी नामक शख्स को कागजों में मुर्दा बता दिया। शरद पूर्णिमा पर देश विदेश से वृंदावन पहुंचे हैं भक्त। श्वेत पोशाक और कटिका छिनी धारण कर रजत सिंहासन पर विराजे ठाकुर जी, भक्तों ने किए दर्शन। आगरा में छात्र संघ चुनाव को लेकर जमकर प्रदर्शन। एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। फतेहपुर में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। पुलिस ने युवक को अस्पताल में एडमिट करवाया, इलाज के दौरान मौत। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस की ट्रेनिंग भी शुरू। मिर्जापुर में शराब के पैसे को लेकर कलंकित हुआ रिश्ता। भाई ने किया भाई की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बीजेपी नेता और कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव पर जानलेवा हमला। बिजनौर पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।